दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का है, जिसको हिंदी में मौलिक पादप जैव रसायन कहा जाता है। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है यानी जो पिछले साल का प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। यानी दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके आपके सामने सभी प्रश्नों का उत्तर रखूंगा आपके सामने। और हर बार की तरह इस बार भी वही होगा कि जो पिछले साल का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, उससे नए नए क्वेश्चन को छांट करके हर बार परीक्षा में रिपीट किया जाता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का इस बार, तो गारंटी ही निश्चित है कि बहुत सारे प्रश्न इससे फंसेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 60 प्रश्न है और 60 प्रश्नों को आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों विशेष मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। और दोस्तों PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोगों ने बहुत कुछ बातें कर ली, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों अपना सब्जेक्ट का नाम एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री यानी पादप जैव रसायन का है और ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। और प्रश्नों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है मिल्क फीवर, तो ये आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा दूध प्रोटीन का उदाहरण है? तो दोस्तों दूध प्रोटीन का उदाहरण केसीन है, ठीक है। केसीन क्या है? एक दूध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन है। और नेक्स्ट है, लैक्टोज बना होता है। तो दोस्तों लैक्टोज किससे बना होता है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ठीक है। लैक्टोज किससे बना होता है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिल करके। और नेक्स्ट है आपका कैरोटीन पूर्व वर्ग है। तो दोस्तों कैरोटीन पूर्व वर्ग है ये विटामिन ए का, ठीक है। विटामिन ए का पूर्व वर्ग कैरोटीन है और विटामिन ए को कैरोटीन भी कहा जाता है इसलिए। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कोबाल्ट में पाया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट में आपका विटामिन B12 यानी B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। और नेक्स्ट है, DNA की डबल हेलिकल मॉडल की संरचना प्रतिपादित की गई। तो दोस्तों किसने, यहाँ पे आपसे वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, तो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसको किसने प्रतिपादित किया? तो वाटसन एवं क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे, वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है उसको प्रतिपादित किया था। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा DNA का भाग नहीं है? तो दोस्तों DNA का भाग नहीं है तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये DNA का भाग है, लेकिन ये जो यूरेसिल होता है ये DNA का भाग नहीं होता है, ये RNA का भाग होता है। सुन लीजिए इस बात को, ये DNA का भाग नहीं है बल्कि ये RNA का भाग है, ठीक है। और इसको पूछा जा सकता है आपके पेपर में प्रश्नों को घुमा के कि RNA में तो यूरेसिल पाया जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो दोस्तों आपको जैसे बता दें, विटामिन A, D और E और K विटामिन है, ये आपके वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं, चाहे आपका विटामिन B हो गया, C हो गया, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये सब जल में घुलनशील विटामिन है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो विटामिन A, D को छोड़ करके तो इसमें जो विटामिन C है ये वसा में घुलनशील नहीं है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B विटामिन C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B5 और पायरिडॉक्सिन ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और यहाँ पे विटामिन B5 लिखा हुआ है, सो ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो जो मैंने आपको बताया, विटामिन B5 वाला ऑप्शन C। और नेक्स्ट है, रिकेट रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेट रोग होता है। और विटामिन D को रिकेट रोधी भी कहा जाता है, विटामिन D को रिकेट रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और दोस्तों आप देखिएगा इसमें पेयर्स को, तो ये सब उपयुक्त जो सभी हैं ये कोई भी आपका सही सुमेलित, सॉरी दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रश्न में कन्फ्यूजन है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों आप देखेंगे मैंने आपको नेगेटिव वाला बता दिया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे तो विटामिन और बीमारी का नाम ही दिया है, तो आपको पता है विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, ये भी सही है। विटामिन E की कमी से बांझपन होता है, ये भी सही है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सो इसमें जो सभी के सभी हैं ये आपके सही सुमेलित हैं। और इसको याद कर लीजिएगा, इसे 3 प्रश्नों को पूछा जा सकता है, 3 प्रश्न इससे बन सकते हैं। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन E की कमी से बांझपन होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों प्राकृतिक हार्मोन आपका 2,4-D नहीं है, ठीक है।
2,4-D प्राकृतिक हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन, एथिलीन और एफसीसी अम्लीय सभी के सभी नेचुरल हार्मोन है, लेकिन ये 2,4-D जो है ये आपका आर्टिफिशियल जो कृत्रिम हार्मोन है, ठीक है, मैनमेड हार्मोन है। और नेक्स्ट है आपका फलों को पकाने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन होता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है, एथिलीन होता है, इसको रट लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन नहीं है? वृद्धि रोधक हार्मोन नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो IAA है ये आपका वृद्धि और रोधक हार्मोन नहीं है, और बाकी ये सब जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जड़ों में बहुतायत में प्रयोग होने वाला हार्मोन। तो दोस्तों जड़ों में बहुतायत मात्रा में NAA हार्मोन को यानी NAA हार्मोन को जड़ों में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीन हार्मोन का कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों अग्रस्त प्रबलता ये क्या है? आपका ऑक्सीन हार्मोन का कार्य नहीं है। और नेक्स्ट है RNA एवं प्रोटीन के निर्माण में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो दोस्तों RNA एवं प्रोटीन के निर्माण में आपका जो साइटोकाइनिन होता है ये सहायक पादप हार्मोन का काम करता है। और नेक्स्ट है बीजों में सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो दोस्तों जो डोरमेंसी पीरियड को तोड़ने के लिए जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। जिबरेलिन हार्मोन से क्या किया जाता है? जो बीजों का सुषुप्तावस्था डोरमेंसी पीरियड होता है उसको ख़त्म किया जाता है। और RNA एवं DNA में शर्करा पाई जाती है। तो दोस्तों RNA में राइबोज और DNA में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। और DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? ये RNA एवं DNA में पाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है? तो एक शर्करा, एक क्षार और फास्फेट, ठीक है, 1 शुगर, 1 बेस एंड 1 फास्फेट। यह क्या किसमें? तो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। एक क्षार, एक शर्करा और एक फास्फेट, तीनों एक एक पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से CnH2nOn किसका सामान्य सूत्र है? तो दोस्तों ये आपका मोनोसेकेराइड का क्या होता है? ये सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। और दोस्तों इसको याद कर, जितने भी प्रश्नों को आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के हैं। सभी प्रश्न को आप देख भी सकते हैं, ये प्रश्न पत्र में पूछा गया है और ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर बार तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर बार नए नए क्वेश्चन तो बनाए नहीं जाते, हर साल सिलेबस तो बदले नहीं जाते। सिलेबस भी आपका सेम ही है, तो बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो 60 प्रश्न देख रहे हैं यही 60 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे का मतलब 15-20 प्रश्न एक वीडियो सीरीज से फंस जाते हैं, अगर आपने उस वीडियो सीरीज का, उस पेपर का वीडियो देखा है तो। और नेक्स्ट है आपका मोनोसेकेराइड को खाली स्थान के आधार पर उप विभाजित किया गया है। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड्स को कार्बन अणुओं के संख्या के आधार पर उप विभाजित किया जाता है। और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की मूल संरचनात्मक इकाई है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो आपका मोनोसेकेराइड्स होता है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से यह किसका संरचनात्मक सूत्र है? अरे बाप रे, देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका संरचनात्मक सूत्र है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे संरचना, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका एक संरचना सूत्र है, ठीक है। और ये किसका संरचना सूत्र है? तो भैया ये तो माथा ख़राब करने वाला प्रश्न है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। संरचना सूत्र आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि ये किसका संरचना सूत्र है? तो ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज इतने छोटा में लिखा हुआ है और इसी के संरचना सूत्र देखिएगा तो इतना लंबा चौड़ा है। और नेक्स्ट है एमाइलोज को आयोडीन के साथ मिलाने पर खाली स्थान रंग प्रदान करती है। तो दोस्तों एमाइलोज को आयोडीन के साथ मिलाने पर नीला रंग प्रदान करती है, कैसा? ब्लू। और नेक्स्ट है स्टार्च के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों काइंड्स ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च के आपके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो 2 प्रकार होते हैं। और नेक्स्ट है ग्लाइकोजन उदाहरण है। तो दोस्तों ग्लाइकोजन क्या है? ये आपका एनिमल स्टार्च होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है ये आपके जंतु स्टार्च का उदाहरण है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिएगा तो पता चलेगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड वाला है ये आपका यहाँ पे है आपका संयुग्मित प्रोटीन, यहाँ पे
प्रोस्थेटिक समूह, तो ये जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड। और नेक्स्ट है एंजाइम का लता एवं कुंजी सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों किसने किया था? तो एंजाइम का लता एवं कुंजी सिद्धांत एमिल फिशर ने सन 1898 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। एंजाइम का ताला एवं कुंजी यानी ताला एवं चाबी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एमिल फिशर ने किया। और कब किया? तो 1898 में किया था। और नेक्स्ट है जीव रसायन किताब के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जीव रसायन यानी ऑथर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बुक, तो दोस्तों ये आपका डॉक्टर टी.बी. सिंह है। ठीक है, डॉक्टर टी.बी. सिंह क्या है? तो ये आपके जीव रसायन किताब के लेखक हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कृषि रसायन शास्त्र के जनक हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछा जाता है हर बार बायोकेमिस्ट्री के पेपर में। और बायोकेमिस्ट्री के पेपर में क्यों नहीं पूछा जाए, अगर यहाँ पे बात एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हो तो कृषि रसायन के जनक कौन है? तो J.1 लीबिग। ठीक है, J.1 लीबिग जो है ये आपके फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री माने जाते हैं। और नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड्स का समान सूत्र है। देखिए यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स का समान सूत्र, ये जो प्रश्न है इसको एक ही प्रश्न को दो बार पूछ दिया है, लेकिन उसमें पहले इसको दे दिया था और इसमें पहले मोनोसेकेराइड्स को ही दे दिया है। तो मोनोसेकेराइड्स का समान सूत्र क्या होता है? CnH2nOn। ठीक है, CnH2nOn, इसको रट्टा मार लीजिए, इस प्रश्न को 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे करके या फिर घुमा के हल्का फुल्का। और नेक्स्ट है C6H12 और O6 अणुसूत्र है। तो दोस्तों ये किसका अणुसूत्र है? C6H12 O6, ये आपके ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों का क्या होता है? अणुसूत्र होता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों का ये अणुसूत्र होता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्विशर्करा का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों द्विशर्करा का उदाहरण रेफिनोज नहीं है। ठीक है, रेफिनोज द्विशर्करा का उदाहरण नहीं है। और नेक्स्ट है सुक्रोज एवं ट्राई हलोज उदाहरण है। सुक्रोज एवं ट्राई हलोज किसका उदाहरण है? तो गैर अपचयी शर्करा के, कैसा? नॉन रिडक्सिंग शुगर का। और नेक्स्ट है किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? अब देखते जाइए यहाँ से, यहाँ पे केवल अंक लिखा हुआ है। तो 2CH3CH2OH प्लस 2CO2, इसको याद कर लीजिएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसको पेपर पे नोट कर लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वीडियो तो देख ही रहे हो, अगर पॉसिबल हो तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, ज़्यादा बेहतर होगा। किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो 2CH3CH2OH प्लस 2CO2। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल में अघुलनशील है? तो दोस्तों जल में अघुलनशील आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? जल में अघुलनशील यानी इंसोल्यूबल होता है। और नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स का जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड्स के खाली स्थान अणु प्रदान करते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड्स के जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु प्रदान करते हैं। कितने? 2 अणु प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट है 1 ग्राम प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। कितना? तो 1 ग्राम प्रोटीन और 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और नेक्स्ट है आपका दूध में कौन सा एंजाइम लैक्टोज शर्करा को तोड़ देता है? तो दोस्तों जो दूध में लैक्टेज होता है ये लैक्टोज शर्करा को तोड़ देता है। ठीक है, और ब्रेक डाउन कर देता है। और अगला है अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों अंडे के जो सफ़ेद भाग होता है उसमें आपका ओवल ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ओवल ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट है सभी एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आपसे पलट करके भी पूछा जा सकता है कि सभी प्रोटीन्स होते हैं तो एंजाइम होते हैं, और सभी एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न को 500% गारंटी है कि पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रश्न क्या रहेगा कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 10। ठीक है, नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड तो 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और बाल एवं नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बात करें बाल एवं नाखून के, तो बाल एवं नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी रिपीट कर दिया है। दूध प्रोटीन का उदाहरण के लिए तो केसिन है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें भी केसिन है। इसका राइट आंसर केसिन होगा, याद कर लीजिएगा। और केसिन के कारण ही भैंस का दूध जो होता है वो हल्का नीला होता है, और गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।
बहुत इजी प्रश्न है, इसको बचपन से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जनरल नॉलेज में याद कराया जाता है। दूध के गाय का दूध का रंग पीला हल्का क्यों होता है? और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पादित लिपिड्स का उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा व्युत्पादित लिपिड्स का उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी, यानी कैरोटीनॉइड्स, टर्पीन्स और स्टेरॉइड्स, ये सभी के सभी क्या है? आपके व्युत्पादित लिपिड्स का उदाहरण है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही सुमेलित इसमें यहाँ फसल है, यहाँ स्टार्च है, तो मक्का में 65% स्टार्च होता है, धान में 75% होता है और आलू में 80% होता है, ठीक है। और गेहूं में 50% स्टार्च नहीं होता है, इसलिए आपको बता दें तो ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन डी वाला है, यानी गेहूं में 50% स्टार्च नहीं पाया जाता है, अतः ये सही सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट है, सेलुलोज प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों सेलुलोज किससे प्राप्त की जाती है? तो सेलुलोज आपके उपयुक्त सभी, यानी जूट से, सनई से और कपास से, इन सभी से क्या किया जाता है दोस्तों? सेलुलोज को ऑब्टेन किया जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा में CHO यानी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज जो होता है इसमें आपका CHO यानी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए वाला। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली नॉट मैच्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी आपसे पूछा जा रहा है सही सुमेलित है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है वाला ऑप्शन है और नेगेटिव वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आप देखिएगा तो फॉस्फोप्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन यह क्या है? आपका सही सुमेलित है। और नेक्स्ट है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये फलों में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी? तो फ्रक्टोज। फ से फल और फ से फ्रक्टोज, इसको याद कर लीजिएगा ऐसे। और नेक्स्ट है, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों सुक्रोज का जल अपघटन कराने पे क्या प्राप्त होता है? तो एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है शर्करा का नाम यहाँ पे स्रोत, तो जो आपसे बताएं सही सुमेलित नहीं है, तो जो सुक्रोज, आलू से सुक्रोज आपको नहीं मिलता है, तो ये वाला सही उत्तर होगा। क्योंकि आपको बता दें ग्लूकोज शर्करा जो है आपके मधुमक्खी से मिलता है, दूध से लैक्टोज मिलता है, आपको पता ही है, और जौ से माल्टोज मिलता है, ये भी आपको पता है। लेकिन आलू में पता नहीं, ये प्रश्न सेट करने वाले कैसे आदमी थे, आलू में सुक्रोज दे दिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आलू में सुक्रोज नहीं पाया जाता है। और बिल्कुल दोस्तों आपको तो बिल्कुल देहाती और लोकल भाषा में समझा दूंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं जानता हूं कि बोर हो रहे होंगे, लेकिन क्या करिएगा, और कुछ ही प्रश्न बाकी हैं, बोर तो होना पड़ेगा क्योंकि पेपर में पास जो होना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिएगा लगातार, तभी पेपर का आप लोग बढ़िया से सोल्यूशन कर पाएंगे और तभी मेरा मेहनत भी सफल हो पाएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आगे बढ़ते हैं। लिपिड शब्द को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों लिपिड शब्द को प्रतिपादित किसने किया था और कब किया था? तो देखिए इससे भी दो प्रश्न बन सकते हैं। तो लिपिड शब्द का प्रतिपादन ब्लोर नामक, यानी बात करें यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूर। तो लिपिड शब्द को किसने प्रतिपादित किया? तो ब्लूर ने किया। और कब किया? तो सन 1943 यानी 1947 ईस्वी में किया। कब? तो 1943 ईस्वी में किया, ठीक है। ब्लूर ने 1943 ईस्वी में लिपिड शब्द को प्रतिपादित किया। और दोस्तों आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट करके बिल्कुल दे सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल सवाल पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट और सिलेबस का वीडियो सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोलिपिड का अवयव नहीं है? तो कौन सा फास्फोलिपिड का अवयव नहीं है? तो जो प्रोटीन होता है ये आपके फास्फोलिपिड का अवयव नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो दोस्तों ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये आपके जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है लिपिड्स का आपेक्षिक घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड्स इज़, तो 0.8 यानी 0.8 क्या है? ये आपका लिपिड्स का आपेक्षिक घनत्व होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा प्रोटीन जल अपघटन करने पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा प्रोटीन जो है जल अपघटन करने पे केवल अल्फा अमीनो अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है? तो जो सरल प्रोटीन होता है ये आपका अल्फा अमीनो अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है। और नेक्स्ट है, ये आपका इस वीडियो सीरीज़ का आखिरी प्रश्न है, प्रोटीन बनी होती है। तो दोस्तों प्रोटीन किससे बनी होती है? तो CHONSP से
बनी होती है। दोस्तों, ये जो आपका वीडियो सीरीज चल रहा था प्लांट बायोकेमिस्ट्री का, इस वीडियो को अब यहीं हम लोग समापन करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझिए आप मेरे से गद्दारी कर रहे हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके अपना गद्दारी ख़त्म करिए और अपना दोस्ती निभाइए। मैं आपके लिए ऐसा ही हमेशा से काम करता आ रहा हूँ और हमेशा करूँगा भी। और आगे के जितने भी पेपर्स होने वाले हैं उनके वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इतना ही कहूँगा दोस्तों, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। आप लोगों को वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।